Today's lecture is based on inventory valuation method. Previously, in merchandiser operations lecture, आपने पढ़ा था regarding inventory. So all the transactions were based on purchasing and selling inventory. As we all know that inventory is a main asset of a merchandiser business. इसके अलावा इन्वेंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. So since it's one of the most prominent assets on the balance sheet of a merchandiser, so इसकी वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है हाउ योर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इज चेंजिंग. इस पे इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दोस इफेक्ट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर. बट वन थिंग you should know that the reason for studying inventory valuation is that inventory valuation is very important with respect to the net income that a company gets at the end of the financial year and the balance sheet at the end of the financial year. So सबसे पहले valuation से तो आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ की वैल्यू को इवेल्युएट करना. So हम यहाँ पे देखते हैं inventory valuation means basically आपने जो भी चीज सेल की है, वट एवर थिंग हैज बिन सोल्ड, उसकी आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है. जैसे हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यू वर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट द टाइम ऑफ ईच सेल्स ट्रांजेक्शन. अब वहाँ पे तो हमने बता दिया, हमें बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन्स में बताया गया था कि ओके इतने का ये खरीदा था, इतने की कॉस्ट पड़ी थी. बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट ईजी. वी एक्चुअली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. Now, how do we calculate the cost of goods sold and how do we calculate the ending inventory which is left? It's all through these methods which are used in inventory valuation. So, हमारे पास basically 4 different methods होते हैं, as you can see here. One is FIFO, which is first in first out. Then second is LIFO, last in first out. Third is weighted average and fourth is specific identification. We will go one by one actually. सबसे पहले बट मैं आपको बताना चाहूँगी the most common methods which are used among businesses are FIFO and LIFO. First in first out and last in first out सबसे common methods हैं जो हर जगह use होते हैं. अच्छा, since we know there are two standards, IFRS and GAAP. और हमने मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है हाउ द कॉन्सेप्ट्स या जो भी आपके मेथड्स होते हैं किस तरह से चेंज होते हैं दोनों के बीच में. सो IFRS जो है वो प्रेफर करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एक्चुअली उसमें अलाउ ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. लास्ट इन फर्स्ट आउट उसमें अलाउ होता ही नहीं है. बट गैप गिव्स यू अ चॉइस कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं. बट सिंस वी नो कि ज़्यादातर कंट्रीज या ज़्यादातर कंपनीज IFRS को ही फॉलो कर रही हैं, सो ज़्यादातर जो मेथड प्रैक्टिस होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है. दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो सबसे पहले इन्वेंट्री आपने परचेज की थी सबसे पहले वही आपकी सोल्ड हो रही है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट परचेज फर्स्ट सोल्ड. लास्ट इन फर्स्ट आउट आपको ये कहता है कि जो आपने लास्ट इन्वेंट्री परचेज की थी वो सबसे पहले आप उसको सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. सो लास्ट परचेज फर्स्ट सोल्ड. देन आता है वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज आपको कहता है कि जी आप तमाम इन्वेंट्री जितनी भी आपकी इन्वेंट्री थी आप उन सबकी एक एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं एंड उस एवरेज प्राइस की बेसिस पे आप उसका COGS भी कैलकुलेट करते हैं और एंडिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करते हैं. वेटेड एवरेज ज़्यादातर वहाँ पे यूजफुल होती है जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स या जितने भी आइटम्स हैं, यूनिट्स हैं, वो होमोजीनियस हैं. सो वेटेड एवरेज ले लेना एंड एवरेज प्राइस की बेसिस पे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट अ COGS एंड एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू. देन लास्ट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. अच्छा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में ये होता है कि आप खुद स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. अच्छा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एक्चुअली मेनली यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके पास हर एक यूनिट का अलग अलग टैग होता है. ठीक है. यानी आपने हर एक सिंगल यूनिट को अलग अलग आइडेंटिफाई किया होता है और उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस आपने अलग अलग स्पेसिफाई की होती है.
जबकि अगर देखा जाए तो आजकल यही होता है कि हर एक यूनिट को अलग अलग स्पेसिफाई किया होता है। अगर हम देखें जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे जुनेद जमशेद की हम कुर्ते की एग्जांपल लें, उसमें जितने भी कुर्ते होंगे उन तमाम कुर्तों पे वो एक ही कुर्ता होगा। अगर उसकी 100 भी क्वांटिटी है, उस एक कुर्ते की 100 भी यूनिट्स है, हर 100 यूनिट्स पे उसका एक एक स्पेसिफिक टैग लगा हुआ होगा, उसका अपना एक बार कोड होगा। सो दिस इज एक्चुअली के हाउ डू वी आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई द कॉस्ट और प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट। सो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है कि आप जो भी आपने इन्वेंट्री स्पेसिफाई की होती है और आप उसी की बेसिस पे COGS एवेल्युएट कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक एक यूनिट की भी कॉस्ट चेंज हो रही होती है। सो उस कंडीशन में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं। बट मेनली जो सबसे कॉमन मेथड्स हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट हैं, एंड वेटेड एवरेज एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आर नॉट दैट कॉमनली यूज्ड मेथड्स। तो यहाँ पे हमने एक इसका बैकग्राउंड दे दिया है कि चारों मेथड्स आपके ये क्या हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले एक राइट साइड पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले यू हैव 3 इन्वेंट्री परचेजेस। आपको 3 बताई हुई हैं कि 3 इन्वेंट्री परचेजेस होंगी। एक है 100 kg एट 110 kg प्राइस, एक है 200 kg, एक है 300 kg। अब याद रखें ये जो 100 kg है ये तो आपको क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, या यूनिट्स बता रहे हैं कितने क्वांटिटी कितने यूनिट्स में थी। अब ये जो 100 पर केजी है ये आपको कॉस्ट बता रहा है कि जो आपने इन्वेंट्री परचेज की थी उसको आपकी कितनी कॉस्ट पड़ी थी परचेज करने की, यानी हाउ मच परचेजिंग प्राइस हैड यू पेड फॉर बाइंग दिस 100 kg। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक और ऑप्शन है गुड्स अवेलेबल का, ठीक है। सबसे पहले वी हैव इन्वेंट्री परचेजेस। नाउ वी शुड नो हाउ मच गुड्स आर अवेलेबल फॉर सेल, कितने आपके पास टोटल गुड्स हैं अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है हाउ मच इन क्वांटिटी एंड हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले फाइंड आउट करें, हम इसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे, सिंपली हाउ वी आर गोइंग टू डू इज, हम यही पे इसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे। वी परचेज्ड we made a first purchase of 100 kg, then 200 kg and then 300 kg. Now if I ask you how much total quantity is available for sale, we can easily add up all the quantities, 100 plus 200, 300, 300 plus 300, 600. So total quantity available is 600 kg. So यहाँ पे simply आप बताएंगे okay 600 kg is available for sale. Now since we know 600 kg is available, now if we look at what is the total cost of purchasing this 600 kg, so आप किस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं, it's a simple mathematics game. So how we are going to do it, मैं यहाँ पे अगर एक ग्रिड बनाऊं छोटा सा, सबसे पहले आपने परचेज की जस्ट अ सेकेंड, सबसे फर्स्ट यू परचेज्ड 100 kg at the cost of 110 per kg, so यानी 110 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद 200 kg at the cost of 100 per kg, then in the end 300 kg at the cost of 90 per kg। अब अगर हम इन सबको कैलकुलेट कर लें, देन वी विल गेट टू नो कि हमने कितना कॉस्ट या परचेजिंग प्राइस पे की थी फॉर बाइंग these goods या buying this inventory. So the total cost of this inventory is 58,000. यहाँ पे हमें दो चीजें तो मालूम चल गई हैं कि गुड्स जो टोटल अवेलेबल हैं फॉर सेल दे आर 600 in units यानी 600 kg and the total cost of these goods is 58,000. अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है, हमें पता है कि सेल्स कितने की है। अब ऑब्वियसली जब आपको पता होगा कि सेल्स कितने यूनिट्स की गई है, तभी यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कितने आपने जो यूनिट सेल किए हैं उन यूनिट्स की कितनी आपको कॉस्ट पड़ी थी। सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ये भी मालूम कर लें कि टोटल कंपनी ने रेवेन्यू कितना अर्न किया है, यू कैन सी हेयर, लुक एट, यू कैन लुक एट देयर।
कि sales is 520 kg and the selling price was 240 per kg. Sales 520 kg at the rate of 240 per kg. Now how do we know it's a selling price? Obviously यहाँ पे जब sales आपके पास mention है और sales के साथ कोई भी price दी गई होती है, it means we are talking about the selling price. So यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, ओके मैंने 520 kg अपनी सेल की है और कितने रेट पे सेल की है 240. इट मीन्स आई कैन इजीली कैलकुलेट माई रेवेन्यू. ऑब्वियसली रेवेन्यू के क्या होता है कि आपने कितनी अमाउंट की सेल्स की है. यहाँ पे आपके पास यूनिट्स पता है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस पता है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी रेवेन्यू. अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरा रेवेन्यू कितना बनेगा? माई रेवेन्यू वुड बी 124,800. अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, अब हम इसी क्वेश्चन को लेते हुए हम यहाँ पे अपने ये चारों के चारों मेथड्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम वापस एक बार देखें, रिव्यू करें, तो हमें ये पता है कि इसमें हमने 3 बार परचेजेस की है इन्वेंट्री की, और तीनों परचेजेस की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. देन सेकेंड, we have an information related to total goods available for sale in terms of units as well as the cost of those units available for sale. Then third information that we have is regarding sales. How many number of units a company has sold and at what selling price. So हमें मेनली यहाँ पे पता क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हमारी दो मेन चीजें होती हैं वो क्या होती हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेकेंडली the ending inventory which is left. Ending inventory in terms of units as well as in terms of cost. So यहाँ पे ये revenue की information, goods available for sale की information या inventory purchases की information will remain constant. It will remain same. However, we will see how your cost of goods sold and ending inventory is changing with respect to each inventory valuation method.